लीशमानिया है, जो स्ट्रेन है डोनोवेनी, वो 3-4 टाइप के होते हैं। तो उनसे क्या होता है, जिससे ट्रांसमिट होता है सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई इज प्लेबोटोमस, उससे ट्रांसमिट होता है उसकी बाइट से। म्यूकोक्यूटेनियस स्किन प्लस म्यूकस मेम्ब्रेन, एंथ्रोपोजेनोटिक, जूनोटिक और पोस्ट कालाजार डर्मल लीशमानियासिस। ये कई टाइप से प्रेजेंट कर सकता है। एंडेमिक क्या होता है ये तो बताओगे। लोकली मतलब एक जगह लोकली एरिया है जहाँ पर वो उसके केसेस बहुत ज़्यादा मिलते हैं। पूरे इंडिया में हर जगह नहीं मिलता है, ये लोकली है कि यूपी बिहार इधर झारखंड इस तरफ के केसेस बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ज़्यादा मतलब एंडेमिक है वहाँ पर, एंडेमिक इन बिहार झारखंड वेस्ट बंगाल एंड यूपी। तो यहाँ पर ये केसेस रहते ही रहते हैं, यहाँ से ख़त्म ही नहीं होते। अबाउट 130 मिलियन पॉपुलेशन इज एट रिस्क ऑफ द डिजीज। एक्चुअल में है क्या, लीशमानियासिस इज अ डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजुआ दैट इज ट्रांसमिटेड बाय सैंड फ्लाई। इसके और नाम भी है, कालाजार या फिर ब्लैक फीवर, काला बुखार बोलते हैं। काला पानी क्या होता है, काला पानी किसको बोलते हैं, ऑप्शन में पढ़ा होगा तुमने, काला पानी। आ जाओ, काला पानी किसको बोलते हैं। अब और कहाँ पीछे घुसोगे, दो ही लोग किधर आओ। काला पानी किसको बोलते हैं, मोतियाबिंद को बोलते हैं क्या, मोतियाबिंद किसको बोलते हैं, कैटरैक्ट को। और काला पानी, पानी किस में आता है, आइज में आता है काला पानी, उसको बोलते हैं। आंखें खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए काला नाम कर दिया उसका। इसमें काले हो जाते हैं इसलिए काला नाम कर दिया। लीशमानियासिस के बाद ब्लैकनेस पिगमेंटेशन आता है स्किन का, काले हो जाते हैं, इसलिए इसका नाम काला आजार करा था। और उसमें यहीं बैठ के खाओगे, बाहर खा के और फेंक क्या उसको, खाने के लिए आए हो यहाँ पर क्लास में, इतने बड़े लोग ये बता तो तुम्हें समझानी पड़ेगी, भूल गया खाते खाते। हाँ, काला पानी किसको बोलते हैं, पानी किसमें बढ़ता है, इसमें प्रेशर बढ़ जाता है, ग्लाकोमा। ग्लाकोमा को हिंदी में काला पानी बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में। ह्यूमन इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय अबाउट 21 स्पीशीज, जिसमें से 3-4 इंपॉर्टेंट है। दैट आर ट्रॉपिका विच कॉजेस क्यूटेनियस लीशमानियासिस, ब्राजीलियंसिस दैट इज कॉजेस म्यूकोक्यूटेनियस, एंड विस्करल लीशमानियासिस आल्सो कॉल्ड एज कालाजार। तो मेन 3 टाइप के होते हैं, विस्करल दैट इज कालाजार, म्यूकोक्यूटेनियस एंड ओरिएंटल सोल। ओरिएंटल सोल का नाम सुना होगा अपने पैसों में, वो माइक्रो में इसको ज्यादा पढ़ाते हैं। लिशमानिया ट्रॉपिका, ब्राजीलियंसिस एंड डोनोवेनेसिस। लाइफ साइकिल इसकी 2 होस्ट चाहिए होते हैं इसको, एक से कंप्लीट नहीं होती है। तो मैन के अलावा कोई और इंसेक्ट या फिर कोई वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट एक मैन तो चाहिए वो, दैट इज फॉर्म्स द इमेस्टिगोट फॉर्म, और इंसेक्ट या फिर कोई फ्लैजिलेटेड इसमें प्रोमेस्टिगोट फॉर्म में रहता है। रिजर्वायर क्या होता है, रिजर्वायर क्या होता है, सब खाली याद आ जाते हैं बस। कॉपी वॉपी नहीं लाए हो, क्लास में आए हो, पार्टी करने आए हो, मोबाइल पे लाए हो ना। हाँ, मोबाइल लाना जरूरी है, कॉपी लाना जरूरी है, क्लास में आते हो, आ जाओ अंदर। रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन, पैथोजन बहुत सारे फॉर्म में स्टोर रहता है। पैथोजन जहाँ पे टंकी पानी की, जहाँ खूब सारा स्टोर फॉर्म में रहता है, जहाँ से जब जरूरत हुए निकल गया थोड़ा सा और फिर जाकर के इन्फेक्शन डिजीज कॉज कर दी। इन्फेक्शन तो रहेगा उसके अंदर रिजर्वायर फॉर्म में, लेकिन डिजीज साइन सिम्टम कॉज नहीं करेगा। दैट आर एनिमल रिजर्वायर, स्पेशली डॉग्स, दे आर कॉल्ड फॉक्सेस, रोडेंट्स और अदर मैमल्स। मैमल्स होते हैं जो कि स्पेशली कार्निवोर्स होते हैं। इंडियन कालाजार में नॉन जूनोटिक विद द मैन एज द सोल रिजर्वायर, इंडिया में कम होते हैं अदर रिजर्वायर्स। होस्ट फैक्टर्स, जब भी अपन डिजीज की बात करते हैं तो डिजीज में एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स होते हैं, दैट आर एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। एजेंट हो गया, देन होस्ट फैक्टर्स किसको ज्यादा कॉमन होगा, एज, दैट इज 5 to 9 ईयर्स। बच्चों में मोर कॉमन है, ऐसा नहीं है कि बड़ों में होता नहीं है, बच्चों में मोर कॉमन। सेक्स में मेल्स आर अफेक्टेड मोर, व्हाई, ये बताएगा विवेक, व्हाई मेल्स आर अफेक्टेड मोर, ज्यादा फॉरेस्ट्री वगैरह में क्या पढ़ा रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक पता है, कालाजार लीशमानिया। तो बिकॉज मेल्स अफेक्टेड मोर बिकॉज दे आर ऑक्यूपेशन की वजह से बाहर ज्यादा जाते हैं, तो बाहर के सैंड फ्लाई के कांटेक्ट में ज्यादा आएंगे और काटने के चांसेस बाइट के उसके ज्यादा रहते हैं।
तो मेल्स आर अफेक्टेड मोर बिकॉज ऑफ ऑक्यूपेशन। पॉपुलेशन मूवमेंट, जो पॉपुलेशन में मूवमेंट स्पेशली माइग्रेंट लेबरर्स या टूरिस्ट में जो कि बाहर से ज़्यादा मूव करते हैं उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सिर्फ पुअर में भी जो पुअरेस्ट हैं जिनके हाइजीन कंडीशंस बहुत ज़्यादा खराब हैं, जो बहुत ही ज़्यादा बाहर होते हैं, ओवर क्राउडिंग घर में है, वहाँ पर डिजीज इज मोर कॉमन। मैल न्यूट्रिशन स्पेशली प्रोटीन, एनर्जी, आयरन, विटामिन ए और जिंक, इनकी कमी में डिजीज ज़्यादा होती है। ऑक्यूपेशन फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, फिशिंग, जो कि सैंड फ्लाई के बाइट के लिए ज़्यादा एक्सपोज हैं, दैट हैव मोर डिजीज। इम्यूनिटी रिकवरी फ्रॉम कालाजार या ओरिएंटल सोर्स से होने के बाद गिव्स अ लास्टिंग इम्यूनिटी। लॉन्ग लास्टिंग तो कह सकते हैं, लेकिन लाइफ टाइम इम्यूनिटी नहीं कंफर्म नहीं है कि हमेशा के लिए मिल जाती रहती है, बट लास्टिंग इम्यूनिटी मिलती है, काफ़ी टाइम तक इम्यूनिटी रहती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में 2 पीक नवंबर एंड मार्च। प्लेन्स में ज़्यादा होती है क्योंकि ये जो सैंड फ्लाई ये ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ पाती, ऐसे ही मच्छर भी ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकता है, तो अगर यहाँ पर है तो एंडेमिक रहती है इसकी डिजीज, ज़्यादा दूर तक नहीं जाती, ज़्यादा हाइट भी नहीं लेती है सैंड फ्लाई और ज़्यादा दूर भी नहीं जाती है। हाई प्रिवलेंस ड्यूरिंग एंड आफ्टर द रेन्स के बाद इनको जगह ज़्यादा मिल जाती है कि अपने ब्रीड कर सके। क्लाइमेटली स्ट्रॉन्गली अफेक्टेड बाय द चेंजेस इन द रेनफॉल या टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी। रूरल एरियाज disease is confined in the rural because conditions for breeding of the fly exist in the urban areas. रूरल में क्यों ज़्यादा, गांव में क्यों हो रही है? गांव में मक्खी आराम से ग्रो कर पा रही है, उसको बहुत ज़्यादा जगह मिल पा रही है जहाँ पर वो आराम से ग्रो कर सकती है। स्पेशली Pleurobotanus argenteis is a proven vector for the काला आजार। क्यूटेनियस लीशमानियासिस जो कि पेपेटासी होती है और सर्जेंटी से होती है, बट मोस्ट कॉमन इज प्लेबोबोटोमस अर्जेंटीप्स। स्लैंड फ्लाइज ब्रीड इन द क्रैक्स, सॉइल या बिल्डिंग्स या ट्री के होल्स, पेड़ों के गड्ढे में या गुफाओं में, इसीलिए गांव में ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पर क्रैक्स, मिट्टी ज़्यादा मिल जाती है, या बिल्डिंग्स होंगी तो बिल्डिंग्स में की दरारों में, कोनों में जहाँ पे होगी, जब नया मकान बन रहा होता है, जहाँ पर काम चल रहा होता है, वहाँ पर ये ज़्यादा इजीली ग्रो कर पाती हैं। इसीलिए ओवर क्राउडिंग, इल वेंटिलेशन, जहाँ वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द इन्वायरमेंट। यूजुअली रात में लाइक मॉस्किटो रात में बाइट करती हैं और फीमेल बाइट करती है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में उठाई दी है। कल्टीवेशन प्रोजेक्ट जहाँ पे नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, फॉरेस्ट क्लियरिंग वगैरह पे ज़्यादा ग्रो करती है, तो वहाँ पर ये डिजीज ज़्यादा होती है। जहाँ सैंड फ्लाई ज़्यादा ग्रो करेगी, सैंड फ्लाई ज़्यादा होंगी, वहाँ पर डिजीज विल बी मोर। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज, ये पढ़ेगा, पढ़ो। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहाँ लिखा है? लास्ट में पढ़िए, सीधे शुरू से पढ़ो ना, पढ़ो। सैंड फ्लाई, ठीक है, सैंड फ्लाई ट्रांसमिट करेगी मैन टू मैन, बीच में वेक्टर हो गया, लेकिन एक मैन से दूसरे मैन में डिजीज थी उसमें ट्रांसफर करेगी। Cutaneous leishmaniasis is transmitted by P. capitasi and P. sargentii। ठीक है, प्लेबोबोटमस जो सर्जेंटी है और पेपेटासी वो क्यूटेनियस करेंगी और अर्जेंटीस विस्ट्रल लीशमानियासिस करेगी। After an infected blood wave, the sand fly becomes ineffective in 4 to 45 days. That is extrinsic incubation period. ये क्या होता है extrinsic incubation period? सिद्धार्थ, हाँ सिद्धार्थ, बैठ जाओ तुम। एक्सटेंसिव इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है पहले तो ये बताओ। इट इज फॉर साइन या फिर कोई सिम्टम, कोई भी साइन आता है, कोई भी सिम्टम आता है इन द ह्यूमन, दैट इज इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, एक्सटेंसिव मतलब ह्यूमन के बाहर, ह्यूमन के बाहर, दैट इज जो वेक्टर है उसके अंदर जो होगा दैट इज एक्सट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड। ह्यूमन के बाहर वेक्टर के अंदर जो है दैट इज एक्सट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड। तो हमें क्या है, जब साइन सिम्टम आएंगे तो हमें डिजीज कॉज होगी, मतलब तो हम दवाई लेंगे। उसमें क्या है, उसके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है, जब उसके अंदर पैथोजन एंटर हुआ और जब उसमें इन्फेक्ट करेगा दूसरे को, तो इन्फेक्टिव स्टेज में आने के लिए कुछ ऐसे वेक्टर्स होते हैं, उसमें कुछ ऐसे एजेंट होते हैं
हमने को मैस्टिगोट फॉर्म ली तो उसमें जाकर के ये मैस्टिगोट बनी है, उसने इंजेस्ट किया, स्टमक में गया, गट में गया, उसके बाद फिर वो डेवलप करेंगे, फॉर्म चेंज होगी, अपना मल्टीप्लाई करेगा या फॉर्म चेंज करेगा डिपेंडिंग ऑन द बैक्टीरिया और जो भी एजेंट है उसके हिसाब से, और फिर वो इन्फेक्टिव होगा, बाहर वापस आएगा उस फॉर्म से प्रोसेस में, जिससे वो दूसरे को इंजेक्ट कर सके। उस तक का दूसरे स्टेज को दैट इज कॉल्ड दैट एक्सट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड। तो उसने इंजेक्ट किया और उसके बाद बिकम इन्फेक्टिव, दैट पीरियड इज कॉल्ड दैट एक्सट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड फॉर द वेक्टर। वेक्टर में होता है एक्सट्रिंसिक और इंक्यूबेशन पीरियड इन द होस्ट ह्यूमन। ये कितना है 4 to 25 डेज तक वो ग्रो करता है। ट्रांसमिशन में अगर बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है, ब्लड में अगर उसकी साइकिल स्टेज प्रेजेंट है, बैक्टीरिया प्रोटोजोआ प्रेजेंट है, और या फिर कंटेमिनेटेड सिरिंज और निडल से भी। इंक्यूबेशन पीरियड वेरिएबल है अराउंड 1 to 4 मंथ, 1 से 4 महीने। इट मे वेरी फ्रॉम 10 डेज टू 2 साल तक। एक बार हो गया 2 साल तक धीरे 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 डेवलप कर रहा है, या कहीं जाकर के छुप गया पड़ा हुआ है। लाइफ साइकिल is transmitted by the bite of several species like ये तो हो चुका है लगभग। इसमें क्या है कि जैसे वो बाइट करेगी ह्यूमन में आएगा, ह्यूमन में आने के बाद जैसे ही दिखेगा कि बाहर से कोई चीज आई है तो इसके ऊपर अपनी मैक्रोफेजेस आ जाएंगे और मैक्रोफेजेस इसको इंगल्फ कर लेंगे, अंदर ले लेंगे। अंदर लेने के बाद फिर वो डिवाइड करेंगे। दिस इज सैंड फ्लाई वेक्टर, दिस इज इन द ह्यूमन। इतना कॉम्प्लिकेट नहीं है, तो कुछ भी ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। इसमें केवल इतना है कि ह्यूमन में जब सैंड फ्लाई ने बाइट किया तो कौन सी स्टेज छोड़ी, प्रोमैस्टिगोट। तो प्रोमैस्टिगोट इज द इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमन। ह्यूमन में प्रोमैस्टिगोट स्टेज गई, ट्रांसफॉर्म किया, मैक्रोफेजेस में गई, मैक्रोफेजेस ने इंगल्फ किया और बाहर निकली कौन सी, एमैस्टिगोट। एमैस्टिगोट जाएगी सैंड फ्लाई में और सैंड फ्लाई से में फिर गट में जाएगी और ग्रो करेगी और बनेंगी बहुत सारी प्रोमैस्टिगोट, और प्रोमैस्टिगोट विल बी इन्फेक्टिव फॉर द ह्यूमन। ठीक है, तो ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी हो गई, प्रोमैस्टिगोट, और सैंड फ्लाई के लिए एमैस्टिगोट। ठीक है, बस ये साइकिल इतना पता है, 2 स्टेजेस कौन कौन से, बाकी मैक्रोफेजेस लेती हैं और फिर वो रिलीज कर देती हैं। या बाहर भी होती है साइकिल या ह्यूमन में होती है, तो बाहर सैंड फ्लाई वेक्टर में होती है, तो दे एज अ बस ट्रांसमिट होती है, बाकी उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं होता। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो तीनों को अलग अलग लेंगे। फर्स्ट इज कालाजार, दैट इज विस्ट्रल लीशमानियासिस। इसमें मेन फीचर्स आर फीवर, हेपेटोस्प्लेनोमेगाली, लिवर भी एनलार्ज हो जाएगा, स्प्लीन भी एनलार्ज हो जाएगी, एंड स्प्लीन एनलार्ज होगी इसलिए एनीमिया एंड वेट लॉस। फैमिली हिस्ट्री भी प्रेजेंट हो सकती है। फैमिली हिस्ट्री मतलब कालाजार ऐसा जेनेटिक डिजीज नहीं है, बट किसी को हुआ घर में तो दूसरे को इन्फेक्ट कर देगा। और फैमिली हिस्ट्री के बाद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2 साल तक का इंक्यूबेशन पीरियड है, कभी हुआ तो वो अभी हुआ पड़ा रहा रिजर्वायर के टाइप में, और फिर उसके बाद वो दूसरे में ट्रांसमिट कर देगा। बट दिस इज नॉट ए जेनेटिक डिजीज। डार्कनिंग ऑफ स्किन स्पेशली फेस, हैंड्स, फीट एंड एब्डोमेन। बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा लगभग। बस ऑर्डर है कि पहले फेस होता है, फिर हैंड्स होते हैं, फीट होते हैं, देन एब्डोमेन होते हैं। एक्सपोज एरियाज पहले होते हैं। एटिपिकल फीचर्स, लिम्फेडिनोपैथी may occur if left untreated, then it has a very high mortality। इसलिए काला वो बुखार बोलते थे इसको, या काले पानी की सजा टाइप से बोलते थे कि अगर काला आजार हो गया तो पहले मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अब इसकी मोर्टेलिटी थोड़ी कम हो गई है बिकॉज वी हैव अ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, अपने पास इलाज है, डायग्नोज कर सकते हैं। पोस्ट काला आजार डर्मल लीशमानियासिस, दैट इज PKDL, वेरी कॉमन इन इंडिया। इसमें अगर कई सालों बाद, आज मुझे हुआ काला आजार, दवाई ली, सही हो गया, क्योर हो गया, उसके 2 साल 5 साल 10 साल बाद भी हो सकता है कि PKDL डेवलप हो जाए। लीजन मल्टीपल नोडुलर इन्फिल्ट्रेशंस ऑफ द स्किन, जिसमें अल्सर नहीं होगा बट उस लीजन में बहुत सारे ये, दिस इज PKDL, इसमें बहुत सारे लीजन्स हो जाएंगे, बल्कि बहुत सारे नोड्यूल्स बन जाएंगे, ब्लैकनिंग ऑफ स्किन हो जाएगी, दैट इज पोस्ट काला आजार डर्मल लीशमानियासिस। ब्लैकनिंग बाद में भी हो सकती है, लेकिन PKDL में ब्लिस्टर्स बन जाएंगे, मोटे मोटे अल्सर्स नहीं होंगे, ब्लिस्टर्स फटेंगे नहीं। अल्सर समझते हैं ना क्या होता है, रप्चर हो जाएगा, ब्लिस्टर्स एक्सपोज हो जाते हैं एरिया अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में, वो नहीं होगा, तो ब्लिस्टर फॉर्म में रहेंगे। ये बैक नहीं जाता है ना शायद,
ये तो आगे चलता जा रहा है, नहीं इससे जाएगा। सिम्टम्स ऑफ विसरल लीशमानियासिस में स्प्लीन बढ़ जाएगी, लिवर बढ़ जाएगा, स्पेशली नाइट स्वेट्स आएंगे, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ब्लीडिंग होगी बिकॉज ऑफ स्प्लीनोमेगाली। स्प्लीन बढ़ने की वजह से ब्लैकनिंग ऑफ स्किन पड़ना, स्किन में कालापन हो जाएगा जो दिख रहा है, स्किन में कालापन ऐसा लगेगा कोयला लेके लेप दिया, कोयला लगा दिया खुद का, जगह जगह मतलब पैचेस फॉर्म होता है, ऐसा जैसे इवन होता है कि ब्लैक स्किन की कलर हो दैट इज डिफरेंट, बट इसमें ब्लैकनिंग ऑफ स्किन होगा तो पैचेस फॉर्म भी रहेगा। स्केली स्किन हो जाती है, डार्क एंड एशन स्किन, कफ और वीकनेस, सब्सटैंशियल वेट और वेट लॉस से मिल सकता है। क्यूटेनियस लीशमानियासिस पढ़ो, पेनफुल अल्सर्स एक्सपोज पार्ट्स ऑफ द बॉडी, लेग्स, आर्म्स। क्यूटेनियस में अल्सर्स बन जाएंगे, पीकेडीएल में अल्सर्स नहीं बन रहे थे, वहाँ ब्लिस्टर्स बनेंगे, और जो लीजन है जो ब्लिस्टर्स बने होंगे बहुत सारे लीशमानिया बैठे हुए होंगे, reducing the victim's ability to बस तो वीकनेस आ जाएगी, काम करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। लेप्रोसी का सिम्टम करती है, कार्डिनल फीचर्स क्या है लेप्रोसी के? नहीं पढ़िए तो साफ होगा, एक एक करके बोलो, बताओ, वेरी गुड, सही बोलो। सेंसेशन लॉस होता है कहाँ पर? अंदर सबसे पहले इन्वॉल्व होती है, फिर अंदर इन्वॉल्व होती है, अंदर किसी को फील होती है, और फेस पे यूनियन पीछे क्या होता है? नाम तो बिल्कुल सही बोला, क्या होता है इसलिए बोलते हैं फेस में, मतलब लेप्रोसी फेस हो गया, लेप्रोसी फेस काफी सारे फीचर्स होते हैं, इसलिए बोलते हैं। तो देखते तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये लेप्रोसी का पेशेंट है। पहले 4 कार्डिनल फीचर्स होता फिर बताएंगे। और क्या लगता है? सबसे कॉमन सिम्टम है, लोग बोलते हैं, अगर लेमन बोलेगा कि उसको सुनते ही लग जाता है कि हाँ उसको बीमारी है, मुझे खुद की बीमारी है, वो टीचर तो सोचे खुद की बीमारी दूर करो, सुनते हैं वो हाँ क्या तब वो पैरेलली हम अरेंज हो जाते हैं। सफेद दाग देखिए सुने, व्हाइट पैचेस बन जाते हैं ना स्किन पे। सफेद दाग की बीमारी को हम फोन मान लेते हैं, अगर किसी को व्हाइट पैचेस में गलत छुपाता है कि व्हाइट पैचेस मतलब लेप्रोसी। पहले तो ये था कि व्हाइट पैच मतलब लेप्रोसी, अभी भी कॉमन यही इमेज है कि व्हाइट पैच है तो लेप्रोसी है, छुपाना शुरू कर देते हैं कि व्हाइट पैच क्या लेप्रोसी हो गई, छुट्टी मारी घर से बाहर। लेकिन व्हाइट पैच इज नॉट ऑलवेज लेप्रोसी। अब ये है कि अब लेप्रोसी के केसेस बहुत कम होने लगे, पहले केसेस बहुत ज़्यादा होते थे लेप्रोसी के, अब लेप्रोसी बहुत कम हो गए, बहुत कम है, पॉइंट्स में आने लगे, अब केसेस बहुत कम होने लग गए हैं। तो इसलिए हम ये मानते हैं सफेद दाग होता है, लेप्रोसी नहीं है, तो देखने को मिलता है। लेकिन पहले अगर सफेद दाग हुआ है, व्हाइट पैचेस आए हैं, स्किन का डीपिगमेंटेशन हुआ, हाइपोपिगमेंटेड पैचेस, हाइपोपिगमेंटेड पैचेस विद लॉस ऑफ सेंसेशन, उस पैच के ऊपर अगर आप टच करके देखेंगे दैट इज पैथोग्नोमिक, अगर है ऐसा तो दैट इज कंफर्मेटरी फॉर। अगर सफेद पैच है, हाइपोपिगमेंटेड पैच है और उसको सेंसेशन नहीं है, बाकी स्किन में तो रहता है लेकिन वहाँ पे जो हाइपोपिगमेंटेड पैच पे सेंसेशन का लॉस है। अननर सबसे पहले इन्वॉल्व होती है, इसलिए कॉल हो जाता है। तो यूनियन फेस बोल रहे थे, उसमें डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं कि आंखों में बंद होने लग जाती है, नोज सैक हो जाती है, जो डीएनए होता है वो डीएनए हो जाता है, वो ड्रॉप कर जाता है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है, तो सांस में जब घुस जाती है। और टिपिकल फीचर्स मिलते हैं, मतलब तुम देखते बताते हो कि ब्लिस्टर्स मिलेंगे, पैचेस मिलेंगे, तो बहुत ही टिपिकल फीचर्स मिलते हैं, जिससे मिलकर आ जाते हैं कि हम ये लेप्रोसी का है। तो इसमें भी वही है कि पेनफुल अल्सर्स मिल रहे हैं, पेनफुल है और इस वजह से उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है, पैर इन्वॉल्व होने लगेंगे, पैरों में उंगलियां गायब होने लग जाती है, तो पैर में इन्वॉल्व होकर उंगलियां गायब हो जाती है, पेन ही नहीं होता, उसको पेन नहीं होता तो वो चोट लगती रहती है, तो वो ट्रीटमेंट नहीं करता, दर्द का ट्रीटमेंट नहीं करते। तो वही चीज होता है, स्पोर्ट्स पार्ट्स में जैसे पेनफुल अल्सर्स होते हैं, इसमें पेन बहुत ज्यादा होता है, उसमें पेन नहीं होता है और इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे लेप्रोसी को डिपिक्ट कर रही है। बट क्यूटेनियस लेशमानियासिस केवल स्किन तक ही रहेगा, बैक्टीरिया वो प्रोटोजोआ जो है उसका वो नीचे डीप
पेनिट्रेट स्किन से नीचे पेनिट्रेट नहीं करेगा, तो केवल स्किन में फीचर्स मिलेंगे और कोई फीचर्स नहीं मिलेंगे। दीज आर द अल्सर, केवल स्किन तक ही रहेंगे पैचेस या जो अल्सर है, अंदर और कहीं भी कोई फीचर मतलब ऐसा कोई विजुअल फीचर नहीं मिलेगी। म्यूकोक्यूटेनियस में म्यूकस मेम्ब्रेन, अंदर ये म्यूकस मेम्ब्रेन, लिप्स की म्यूकस मेम्ब्रेन, नोज की म्यूकस मेम्ब्रेन को इन्वॉल्व कर लिया, देन इट इज म्यूकोक्यूटेनियस। सिमिलर वही होंगे, ओरिएंटल सोल बोलते हैं इसको, बट बहुत ज्यादा हो जाते हैं कि वो सोशल आउटकास्ट को अफेक्ट कर जाते हैं, मतलब बहुत पेनफुल और बहुत दिक्कत वाले हो जाते हैं। दिस आर हाइपोपिगमेंटेड या फिर हाइपर पिगमेंटेशन, ब्लिस्टर्स बन गए, डार्कनिंग ऑफ स्किन, ये म्यूकोक्यूटेनियस के हैं, ओरोनेजल, देन लैबोरेटरी डायग्नोसिस। फर्स्ट इज रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, आरडी, और कैसे यूज करते हैं रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट? और सही यूज करते हैं, तो पढ़ाते भी है, बात बहुत समझ सही बोल रहे हैं। मलेरिया में आरटी यूज करते हैं। पहले मलेरिया का डायग्नोसिस करते थे, पहले फिल्म बनाते थे, फिर एक फिल्म बनाते थे, तो उसको देखते थे कि स्पीशीज कौन सी है और मलेरिया का बैक्टीरिया वो मलेरिया है कि नहीं। लेकिन आज क्या करते हैं, इतना टाइम मिल जाता है तो ट्रीटमेंट डिले हो जाता है, तो इसलिए क्या करते हैं रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट पीएचसी पे भी दे रखी है हमने मलेरिया के लिए। अब हम पीएचसी के नहीं बनाते हैं, बट बुक सभी पढ़ते हैं, लेकिन जो कैटेगराइजेशन है दैट इज बिकॉज ऑफ आरटी। रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट उसमें डाला आपने सैंपल और दूसरे नाम आपको रिजल्ट, तो ये इसमें यूज करते हैं रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिसमें मलेरिया की डायग्नोसिस के लिए और आधार की डायग्नोसिस के लिए करते हैं। इसमें क्या यूज करते हैं RK39, दैट इज एंटीजन रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट बेस्ड ऑन रिकॉम्बिनेंट RK39 प्रोटीन यूज करते हैं। इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी करते फॉर द डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज टू द लीशमानिया मोनोवेनी इन द ह्यूमन सीरम। बहुत ही सिंपल होता है परफॉर्म करना, रिजल्ट विद इन 5 मिनट्स में हो जाता है, 5 मिनट में। काला सा रिलैक्स केसेस या रीइंफेक्शन, व्हाट इज रिलैक्स? वापस होना, लेकिन एक बार पहले वो क्योर हो जाए, फिर से सही हो जाए, उसके बाद दोबारा होना, दैट इज रिलैक्स। रीइंफेक्शन क्योर नहीं हुआ था, पहले था फिर उसके बाद दोबारा हो गया, दैट इज रीइंफेक्शन। और एचआईवी या काला सा कोई इन्फेक्शन दोनों साथ में हो जाए, इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, तो ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं है, तो इनमें ये टेस्ट यूज नहीं करते। इनवैलिड, इसमें क्या होता है कि अगर 9 दिस इज टेस्ट, जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट पिक करते हैं उसमें भी ये करते हैं, उसमें 2 लाइनें आनी चाहिए। मेडिसिन लगा रखा है आपने, एंटीबॉडीज पेशेंट के सीरम में होंगे, तो एंटीबॉडी डिटेक्शन करते हैं सीरम से, हमने सीरम डाला है, इसमें सीरम से टेस्ट करते हैं, ब्लड नहीं रहेगा। सीरम डालेंगे तो सीरम डालने के बाद अगर 2 लाइन आती है, 1 फॉर कंट्रोल एंड 2 सेकंड फॉर टेस्ट, एक लाइन आती है कंट्रोल की, बेनिफिट नेगेटिव, काला का नहीं। एक लाइन आती है टेस्ट की केवल, कंट्रोल की नहीं आती, बेनिफिट इनवैलिड, द टेस्ट इज इनवैलिड। अगर दोनों लाइनें नहीं आती है देन टेस्ट इज इनवैलिड, अब केवल टेस्ट की आती है, कंट्रोल की नहीं आती है, बेनिफिट इनवैलिड। कंट्रोल की एक लाइन आती है, बेनिफिट नेगेटिव, दोनों लाइन आती है, कंट्रोल की टेस्ट की बेनिफिट पॉजिटिव। इसमें हम एंटीबॉडीज टेस्ट करते हैं इन द पेशेंट। एंटीबॉडीज बनने में टाइम भी लगता है, और उसके लिए आपको पास इम्यून रिस्पॉन्स होना चाहिए, तभी एंटीबॉडीज बनेगी। इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, वहाँ पर एंटीबॉडीज नहीं, तुम्हारे टेस्ट हम टेस्ट नहीं करते। सेकेंड इज पेस्टोलॉजिकल, तुमने पढ़ा होगा विस्टल के लिए जहाँ जहाँ ये रहेगा वहीं का हम सैंपल लेंगे, वहाँ सैंपल निकालेंगे और देख लेंगे पॉजिटिव क्यूटेनियस स्किन में जाता है, स्किन के बाद से लेंगे। विस्टल जो होता है वो डिफरेंट जगह पर एंटीबॉडीज मिल जाती है, स्किन में जाएगा, लिवर में, बोन में, वहाँ पर निकालेंगे, उसमें देखेंगे। कल्चर कर सकते हैं या फिर उसको निकाल करके कंफर्म करने के लिए। कल्चर किसमें करते हैं इसको? NNN ट्रिपल N मीडिया से ट्रांसफर करते हैं, दैट इज यूज्ड फॉर, अच्छा सॉरी कल्चर करते हैं NNN मीडिया स्पेसिफिक फॉर लिशमानिया। एल्डिहाइड टेस्ट ऑफ ब्लड, नाम सुना है? अलग अलग पढ़ते हो ना माइक्रो में, बहुत उससे शॉर्ट में जाता है, माइक्रो में पढ़ा नहीं हुआ। एल्डिहाइड टेस्ट ऑफ नेपियर, दैट इज सिंपल टेस्ट इन इंडिया। इसमें क्या करते हैं, हम सीरम ले लेते हैं 1 to 2 ml और इसके साथ में हम
पेशेंट का रेट सीरम लेंगे और उसमें 1 ड्रॉप डाल देंगे 40% फॉर्मेलिन। डालने के बाद क्या होगा, जो हमारा सीरम है वो जम जाता है, दही करता है, जेलिफिकेशन हो जाता है, मिल्क वाइट ओपेसिटी बन जाती है 20 मिनट्स में, आधे घंटे में, दैट इज पॉजिटिव। मतलब जो पेशेंट है, जो सीरम है दैट इज पॉजिटिव फॉर कालाजार, उसमें कालाजार के है प्रोटोजोन। और अगर नहीं होता है, इनविजिबल, थ्रू आउट नहीं देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट, इफ नहीं होता देन इट इज नेगेटिव। गुड फॉर सर्विलेंस बट नॉट फॉर डायग्नोसिस। डायग्नोसिस नहीं बना सकते हैं इनसे कंफर्म हम, बट सर्विलेंस करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। अदर फिजियोलॉजिकल टेस्ट में RK39 हो गया, प्लस दैट एन्यूट्रिशन टेस्ट, एलाइजा या फिर IF-AT भी यूज कर सकते हैं। एक होता है लीशमानी मॉन्टेनेग्रो टेस्ट, और एक हम GC करते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं ट्यूबरक्लिन टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, मैं बताऊँ ट्यूबरक्लिन का एंटीजन भी इंजेक्ट करते हैं। एंटीजन इंजेक्ट करते हैं 40 to 72 सबसे इम्पोर्टेंट कैसे इंजेक्ट करते हैं, कैसे इंजेक्ट करते हैं, सब्क्यूटेनियस नहीं करते, इंट्राडर्मल करते हैं। इंट्राडर्मल में लेंगे स्किन के अंदर, क्या पहचान है कि इंट्राडर्मल गया कि सब्क्यूटेनियस हो गया, ब्लड बन जाएगा। जब डालोगे बहुत रेजिस्टेंस फील होगा, वह निडल जाएगी नहीं अंदर, बहुत रेजिस्टेंस फील होगा, और जाने के बाद वो उसमें वहाँ पर एक गोला सा बन जाएगा, ब्लड बन जाएगा। तो जो ड्रग दी है वो स्किन के अंदर ही ऊपर में दिखाई देगी, वहाँ से बन जाएगा। फिर क्या करते हैं, उसको मार्क कर देते हैं, फिर देखा करते हो 48 to 22 आवर्स के बाद देखोगे उस एरिया को तो मार्क कर दोगे, फिर वहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, एक्जिमा या फिर इंड्यूरेशन। इंड्यूरेशन क्या होता है, तो बोलो, वो तो अभी बन गई, उसको सुनने को नहीं। इंड्यूरेशन इज हार्डनिंग ऑफ स्किन। जैसे स्किन के अंदर कोई पत्थर रखा हुआ है, जैसे स्किन के अंदर कुछ पैच बन गया है, या फिर मतलब हार्डनिंग तो फील होगा, जैसे तुम फील करोगे ना तो तुम्हें लगेगा कि स्किन कुछ रखा हुआ है, हार्डनिंग से स्किन की फील होगी, दैट इज इंड्यूरेशन। तो स्किन के अंदर पता लगेगा कि मार्जिन क्या है, पता लग जाएगा कि मार्जिन क्या है, इंड्यूरेशन कितना बड़ा है, तो तुम अंदर से फील करना शुरू करोगे तो पता लग जाएगा यहाँ पर आप खत्म हो रही है। इंड्यूरेशन हार्डनिंग ऑफ स्किन हो जाती है, तुम्हें फील हो जाएगा। तो वही चीज जब भी कोई नई ड्रग देते हैं, नई ड्रग देते हैं, या फिर जैसे पेनिसिलिन के करते हैं, EST करते हैं, तो वो भी यही चीज सेम होता है। तो यही चीज सेम यहाँ पर करेंगे हम, दैट इज लीशमैनियन मॉन्टेनेग्रो टेस्ट में कि हम उसका इंटरडर्मल इंजेक्शन देंगे और 40 to 72 आवर्स के बाद देखेंगे, स्पेशली यूजुअली 4 आवर्स हम मार्क कर देंगे और उसको देखेंगे। पॉजिटिव इन 4 to 6 वीक्स आफ्टर द ऑनसेट ऑफ क्यूटेनियस लीशमानियासिस और म्यूकोक्यूटेनियस। स्किन की होगी या म्यूकोक्यूटेनियस होगी तो ये पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन नेगेटिव भी आ सकता है अगर एक्टिव फेज है, इम्यूनिटी वीक है। पॉजिटिव इन 75 पेशेंट्स, अगर 1 साल बाद रिकवरी हो गई, सही हो गए हैं, उसके 75% पेशेंट में फिर भी पॉजिटिव आता है 1 साल बाद तो भी। तो इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, बट दिस इज फॉर एंडेमिसिटी में, इसको एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में हम यूज करते हैं। दिस इज इंड्यूरेशन, हमने मार्क किया था, और ये इतना इंड्यूरेशन, जहाँ जहाँ काला खत्म हो रहा है ना, मतलब ये इंड्यूरेशन है, हमने मार्क किया, देखा कि लीशमानियन टेस्ट इसका पॉजिटिव है, इसमें ये थिकनिंग आई है, इंड्यूरेशन आया है। ये तो जस्ट दिखाया कि इंटरडर्मल इंजेक्शन हम आईडी देते हैं विद इन द स्किन, की जो निडल है पूरी निडल हमारी विद इन द स्किन रहेगी। आईवी की नीचे वेन में देंगे, फील करते हैं कि वेन में है कि नहीं है, ब्लड पहले निकाल करके फिर वापस इंजेक्ट करते हैं। सबक्यूटेनियस एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड और इंट्रामस्कुलर एट 90। ये आईडी दे रहे हैं तो ये ब्लेब बन रहा है, ठीक है, गोला सा जो है दैट इज ब्लेब, दैट इज नॉट इंड्यूरेशन। इसके बाद बनेगा, फिर धीरे धीरे स्किन में अब्जॉर्ब होगी और फिर रिएक्शन होगा, देन इंड्यूरेशन। मेट्रोलॉजिकल में देखेंगे ल्यूकोपीनिया, दैट मीन WBC कौन सा डिक्रीज, WBC से इन्फेक्शन बढ़ जाती है, लेकिन इसमें प्रोग्रेसिवली WBC इंक्रीज होगी और डिक्रीज होगी, और एनीमिया, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, ESR रेस हो जाएगा, रिवर्स एल्बुमिन ग्लोबिन रेशियो में रिवर्स होता है। ये 2-3 चीजों में मिलता है। कालाजार में रिवर्स एल्बुमिन ग्लोबिन रेशियो यूजुअली इंक्रीज हो जाता है। IgG बढ़ जाएगी, WBC RBC रेशियो यूजुअली इज 1:750, RBC ज्यादा होती है, बट दिस में रेज अप टू 1500 to 2000 RBC और बढ़ जाएंगे कंपेरेटिव टू WBC। WBC भी कम हो रही है, इसीलिए एनीमिया भी आ रहा है। RBC बढ़ तो रही है बट कंपेरेटिवली बढ़ रही है टू WBC। WBC भी कम होंगी, RBC भी कम होंगी।
केस डेफिनेशन हम कब बोलेंगे कि कालाजार हुआ है पेशेंट, व्हेन केस इज सिम्टम्स आएंगे इन द एंडेमिक एरिया से आ रहा होगा फॉर मोर देन 2 weeks ड्यूरेशन विद स्प्लीनोमेगाली एंड कंफर्म्ड बाय आरडीटी, दैट इज रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, या फिर उससे कंफर्म हो जाएगा बायोप्सी से, देन इट इज कंफर्म क्योर, व्हेन इट इज हैज टेकन द फुल ट्रीटमेंट, पूरा ट्रीटमेंट ले लिया है, कोई साइन सिम्टम नहीं बचा है, देन इट इज क्योर। नॉन रिस्पॉन्स 2 हफ्ते के बाद भी अगर उसमें सिम्टम्स हैं, दवाई लेने के बाद भी 2 weeks तक भी सिम्टम्स प्रेजेंट करता है, देन इट इज नॉन रिस्पॉन्सिव टू द ट्रीटमेंट। रिलैप्स विद इन द पीरियड ऑफ 6 months, ट्रीटमेंट खत्म हो गया है उसके 6 महीने के बाद भी फिर दोबारा से केस हो जाए और फिर अंदर भी फिर दोबारा से साइन सिम्टम्स आने लगे, दैट इज रिलैप्स। ट्रीटमेंट फेलियर, आप ट्रीटमेंट दे रहे हो फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, देन ट्रीटमेंट फेलियर। फाइनल क्योर, सिम्टम्स फ्री एट द 6 months आफ्टर द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट देने के बाद 6 महीने बाद पूरी तरह से सिम्टम्स खत्म हो गए। PKDL, that is कालाजार ड्रग कंडीशन, that is different entity from कालाजार। अगर कालाजार की बात करें तो कालाजार तो हुआ और दवाई देनी चाहिए, पोस्ट कालाजार may develop and may not। कब बोलेंगे? when RDT is positive, अगर हमने पेशेंट से देखा कोई मल्टीपल नोड्यूल्स बन रहे हैं, हाइपोपिगमेंटेड या फिर हाइपरपिगमेंटेशन हो रहा है स्किन का, पैप्यूल्स, नोड्यूल्स एंड RDT पॉजिटिव, कह रहे हैं क्या? कंफर्म कब बोलेंगे? when पैरासाइट इज पॉजिटिव इन द स्किन स्मीयर या फिर बायोप्सी पे पॉजिटिव आता है। इनिशियल क्योर, फाइनल क्योर आफ्टर द 12 months। ये कुछ परसेंटेजेस हैं, 3 इंडिकेटर्स हैं जहाँ पर एंडेमिक एरिया होता है, वहाँ पर हमने ये प्रोग्राम चलेंगे। कालाजार के कौन सा प्रोग्राम है? कौन सा प्रोग्राम है? नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल। इतने वेक्टर में सबको कलेक्टिवली हमने क्या कर दिया आजकल, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम NVDCP। उसमें क्या किया हमने, मेन पहले 5 डिजीज थी, अब 6 डिजीज कर दी, तो मलेरिया, फाइलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, कालाजार थी उसी में थी, तो उसी में वही सेम लगभग फीचर्स है, इसलिए उसमें डिटेक्शन रेट परसेंटेजेस निकालते हैं। डिटेक्शन करने के लिए ट्रीटमेंट कंप्लीशन रेट, कितने पेशेंट से ट्रीटमेंट लिया, कितने उसमें सही हो गए, नीचे ऊपर न्यूमरेटर, नीचे डिनोमिनेटर, जो तुमसे पूछा गया है वो उसमें से परसेंटेज निकालेंगे, कितने पेशेंट ने ट्रीटमेंट लिया, कितने उसमें सही हो गए, दैट इज ट्रीटमेंट कंप्लीशन रेट। कवरेज विद द फैक्टर, ऑल हाउस होल्ड जो कंपोनेंट्स में एरिया में थे उसमें से कितने हाउस होल्ड प्रोटेक्ट हो गए, दैट इज कवरेज रेट ऑफ वेक्टर कंट्रोल। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वेक्टर को? हाइजीन से, स्प्रे से भी। फाइनल क्योर रेट, मॉनिटरिंग कैसे करते हैं कि हमारे जो हमने मेथड अपनाए हैं वो सही रहे कि नहीं है। क्लिनिकल आउटकम कैसे देखेंगे हम? बाय द फाइनल क्योर रेट, कितने पेशेंट्स को ट्रीटमेंट लिया था और कितने लोग सही हो गए पूरी तरह से। फाइनल क्योर हो गया, दैट इज फाइनल क्योर रेट। या फिर ट्रीटमेंट फेलियर रेट, कितने लोगों ने ट्रीटमेंट दिया था और कितने नॉन रिस्पॉन्स या रिलैप्स या फिर डेथ को माइनस करके जो आएगा, दैट आर ट्रीटमेंट फेलियर रेट। लॉस टू फॉलो, कितने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था उसमें कितने डिफॉल्टर्स हैं, कितने ट्रीटमेंट को फॉलो नहीं किया, एक दवाई ली, एक गोली ली, 2 बार लिया, देन फॉलो नहीं किया, बाकी दवाइयां नहीं। मोर्टेलिटी, नंबर ऑफ डेथ, टोटल नंबर ऑफ हु स्टार्टेड द ट्रीटमेंट, तो इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया, दोज हु स्टार्टेड द ट्रीटमेंट, सब में डिनोमिनेटर इज दोज हु स्टार्टेड द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या है? अगर शॉर्ट टर्म की बात करें, सोडियम सिल्वोग्लुकोनेट, आजकल कोई यूज नहीं करते हैं, जहाँ पर इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है वहाँ पर सोडियम सिल्वोग्लुकोनेट यूज करते हैं। अगर रिस्पॉन्स आता है तो उसको 30 दिन तक, 1 महीने तक देते हैं। साथ में जहाँ पर कोई सेंसिटिविटी नहीं है वहाँ पर एम्फोटेरिसिन भी यूज करते हैं। जहाँ पर रेजिस्टेंस है वहाँ पर कुछ जगहों पर मेल्टेप्रोसीन 100 मिलीग्राम डेली, इसकी टैबलेट आती है 50 मिलीग्राम की, तो 2 टैबलेट देते हैं, एक सुबह एक शाम, तो 100 मिलीग्राम डेली फॉर इंटू डिवाइड डोजेस सुबह शाम 50-50 4 वीक, दैट इज अराउंड 28 डेज, 1 महीने। मेन ट्रीटमेंट क्या हुआ इसका? एसएसबी फेलियर फिर एम्फोटेरिसिन बी का इंजेक्शन। अगर पेशेंट का एम्फोटेरिसिन बी का इंजेक्शन कैसे देते हैं? 1 मिलीग्राम पर डेली बॉडी और अल्टरनेट डेज 15 डेज, मतलब 1 महीने का ट्रीटमेंट।
आजकल इसकी ये नई ड्रग आई है, दैट इज लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी। वो एम्फोटेरिसिन बी का इंजेक्शन था, दिस इज लाइपोसोमल, तो बोलते हैं कलेक्टिवली लैम, LAM। तो मेन क्या ड्रग हुई अपने पास, सिल्वोग्लुकोनेट, जो बहुत दूर तक बाकी थी, अभी तक भी आता है, सिल्वोग्लुकोनेट आता है, सिल्वोग्लुकोनेट प्लस एम्फोटेरिसिन बी है, या फिर सिल्वोग्लुकोनेट प्लस मेटाफोर्सिन। तो मेटाफोर्सिन देते हैं, सिल्वोग्लुकोनेट देते हैं और एम्फोटेरिसिन भी देते हैं। आजकल क्या आ गया है, लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन भी। तो वो क्या करेंगे, तुम्हें सिम्टम्स देंगे, फीवर, स्पेक्ट्रोस्कोपिक के साथ प्रेजेंट कर रहा है, हैविंग द डोनोवेन बॉडीज या फिर हैविंग द LNN टेस्ट पॉजिटिव, ट्रिपल N कल्चर इज पॉजिटिव और दिस द ट्रीटमेंट इज लैम, लाइपोसोमल एंटीबॉडी एम्फोटेरिसिन बी देंगे। इतना कॉम्प्लिकेट नहीं। देन वेक्टर कंट्रोल, वेक्टर इज सेंटर कैसे कंट्रोल करोगे, द फर्स्ट चॉइस इज DDT। DDT से हमारा मॉस्किटो में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, DDT से हमारे मॉस्किटो का फोटो रेजिस्टेंस है, लेकिन अभी साइंस लाइफ इज नॉट रेजिस्टेंट, बट कुछ एरिया में रेजिस्टेंट है, तो वी यूज फॉर DST। इंसेक्टिसाइड स्प्रे करेंगे, रेस्टिंग प्लेसेस पे, एनिमल शेल्टर जहाँ पर जानवर रहते हैं, जहाँ से हमें लगता है कि ये बहुत ज्यादा इसके होने के चांसेस है, बहुत ऊंची नहीं उड़ पाती है, तो 6 फीट 2 मीटर तक ही इसको स्प्रे करते हैं। स्पेस स्प्रे पता है, रेजुअल स्प्रे हॉस्पिटल में करते हैं ना अपन, स्पेस स्प्रे, रेजुअल स्प्रे, हॉस्पिटल के लिए अपन कंट्रोल मेजर्स में स्पेस स्प्रे करते हैं और एक रेजुअल स्प्रे। स्पेस स्प्रे क्या होता है, जो हवा में घर में आके देखा कभी कभी गाड़ी आती जो हवा में कभी जाती है, इसके दैट इज स्पेस स्प्रे। वो आप हवा में कर रहे हो तो जो ऊपर के हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, कि मच्छर ऊंचा होता है तो वो भी खत्म हो जाएंगे। जो जमीन में करते हैं, स्पेशली इन द घर के अंदर या फिर घर के बाहर, या फिर इन द कोनों में जो करते हैं, नीचे नीचे जो करते हैं, तो थोड़ा सा हाइट देते हैं, ज्यादा ऊंचा नहीं करते, ऊपर से सीढ़ी से नहीं करते हैं, वॉल से फ्लोर एरिया से करते हैं, दैट इज रेजुअल स्प्रे। तो वो दोनों चीजें करते हैं इन द केस ऑफ मॉस्किटो, लेकिन सेंसाइज ज्यादा ऊंची नहीं जाती है, तो इसमें नीचे नीचे ही रेजुअल स्प्रे करते हैं, स्पेस स्प्रे नहीं करते हैं। DDT देते हैं 2 राउंड पर ईयर कम से कम एट द रेट ऑफ 1 to 2 ग्राम पर मीटर स्क्वायर स्प्रे करते हैं, preceded followed by the assessment of susceptibility depending on the susceptibility. And second drug of second is DST. DDT is resistant है, then go for DST. स्प्रे काफी टाइम तक रहता है, सैनिटाइज में सैनिटेशन मेजर्स भी फॉलो करेंगे, एलिमिनेशन ऑफ ब्लीडिंग प्लेसेस, जहाँ ब्लीड कर रही है, क्रैक्स में, मड में, स्टोन की वॉल्स में, या फिर फायरवुड पत्थर के अंदर, ब्रिक्स के अंदर, घर के बाहर कचरे में, रबिश में, कैटल के शेड्स में, ये कई जगह पे ऐसे पोल्ट्री फार्मिंग्स में ग्रो करते हैं, उनको सफाई करेंगे तो दैट ब्रीडिंग प्लेसेस खत्म हो जाएंगे, तो ये ग्रो नहीं। देन थर्ड इज पर्सनल प्रोफाइलिंग, पहले आपने जो पेशेंट था उसको ठीक किया, ट्रीटमेंट किया, सेकेंड आपने वेक्टर कंट्रोल किया, देन थर्ड इज पर्सनल प्रोफाइलिंग। तो पेशेंट के लिए क्या करेंगे, हेल्थ एजुकेशन, जहाँ पर एंडेमिक है स्पेशली वहाँ पर एजुकेट करेंगे कि अपने घर की सफाई रखो, अपना सैनिटेशन रखो, यूज ऑफ इंडिविजुअल प्रोटेक्टिव मेजर्स, अवॉइड स्लीपिंग ऑन द फ्लोर, जमीन पर सोना, क्योंकि जमीन पे रख के काटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, फाइन मैश नेट का यूज करो, लोशन या क्रीम का यूज करो, रेफरेंस इंसेक्ट रेफरेंस का यूज करें, एनवायरमेंट क्लीन, नो ड्रग्स फॉर पर्सनल प्रोफाइलिंग। कुछ ड्रग्स में होता है कि हम किसी प्रोफाइलिंग देते हैं बीमारी होने से पहले, अगर मेरे 7 साल को हो गई है तो उससे फैमिली मेंबर की एक हो गई तो उससे कॉन्टैक्ट में जितने भी आ रहे हैं उन सबको हम क्यों प्रोफाइलिंग देते हैं जिससे बचाने के लिए, लेकिन इसमें हम क्यों प्रोफाइलिंग नहीं देते, तो ऐसे प्रोफाइलिंग इसलिए नहीं देते, मॉर्टेलिटी बहुत ज्यादा है, जिन चीजों में मॉर्टेलिटी बहुत ज्यादा होती है उनमें क्यों प्रोफाइलिंग देते हैं, ये बहुत बीमारी बहुत सीवियर होती है, बहुत हमें परेशान करेगी, तो उनमें यूजली की प्रोफाइलिंग प्रेफर करते हैं, हम देते हैं, लेकिन इसमें हम पर्सनल प्रोफाइलिंग के लिए प्रोसेस नहीं देते, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट।